Good morning, students. This is our second video of the revision of lesson 2 of economics, that is people as a resource. In our previous video, we revised about the density of our population, in which we show some states have high density of population and some are fewer, like Bihar, which is the top of density of population, and Arunachal Pradesh, which is at the bottom of density of population. Like that, Delhi, which is at the top of Union Territories of population, and Andaman and Nicobar Island is at the bottom of density of population. जिस तरीक़ा से हम लोगों ने कल देखा कि कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पर डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, जैसे बिहार की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वो है बिहार की, और अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे कम है, केवल 13% पर स्क्वायर किलोमीटर ही पाया जाता है। ठीक उसी तरीक़ा से अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी का बात करें तो दिल्ली, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है, और वही यूनियन टेरिटरीज़ का अगर बात करते हैं तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जहाँ पे सबसे कम डेंसिटी पाए जाते हैं यूनियन टेरिटरीज़ में। अब इसके बाद हमें आज की वीडियो में देखना है कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। जिस तरीक़ा से हम लोगों ने कल भी थोड़े बहुत सुने, कंपोजिशन का मतलब ही होता है मिला हुआ। तो अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स के बारे में समझना है तो हमें इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में भी जानना पड़ेगा, जैसे एज, सेक्स, लिटरेसी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, ऑक्यूपेशन, ट्राइब एंड रिलीजन, एंड ऑल दिस कंस्टिट्यूट 8 कंपोजिशन ऑफ रिसोर्सेज, और ये सभी मिलके 8 होते हैं। बट इन आवर क्लासेस वी हैव टू नो only of few of them, like age, sex and literacy, and next we have to study in our higher classes. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एज कंपोजिशन से, और चलिए आपको दिया हुआ है सेक्स कंपोजिशन, तो पहले देख लेते हैं सेक्स कंपोजिशन के बारे में। सेक्स कंपोजिशन का मतलब होता है हमारे देश में कितने मेल और कितने फीमेल है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में कि नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन ए कंट्री, यही होता है सेक्स कंपोजिशन, और इसी को दूसरा भाषा में हम सेक्स रेशियो भी कह सकते हैं। तो सेक्स रेशियो का मतलब होता है रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन। जैसे हमारे इंडिया में 1000 मेल में कितने फीमेल हैं, उन्हीं को सेक्स रेशियो कहा जाता है। अलग अलग देशों में सेक्स रेशियो निकालने का फॉर्मूलाज अलग अलग हैं, लेकिन इंडिया में नंबर ऑफ वुमेन टू डेट ऑफ मैन निकाला जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि 1991 में इंडिया का सेक्स रेशियो 927 पर 1000 मेल्स। कहने का मतलब है कि 1991 में 1000 मेल में 927 फीमेल थी। उसी तरीक़ा से 2001 में 1000 मेल में 933 फीमेल हुई, और 2011 के सेंसस के अनुसार ये 1000 मेल में 940 फीमेल्स है। तो देख रहे हैं कि 30 सालों में, दैट इज़ 91, 2001 और 2011, तीनों ही ईयर में आपका सेक्स रेशियो बढ़ रहा है। दैट इज़ ए वेरी गुड साइन। ये हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा एक साइन है, काफ़ी अच्छा एक बातें हैं। और बात करें कि अगर हमारे इंडिया में, तो सबसे अच्छा सेक्स रेशियो जो है वो है केरला का, जहाँ पर ये फेवरेबल सेक्स रेशियो इसे कहते हैं। तो फेवरेबल सेक्स रेशियो का मतलब होता है जब कभी भी अगर मेल से ज़्यादा अगर फीमेल है तो उसे हम लोग फेवरेबल सेक्स रेशियो कहते हैं। तो 1084 फीमेल से 1000 मेल में
तो काफ़ी अच्छी बात है। वही जगह पे हरियाणा, जहाँ पे सबसे कम आपका सेक्स रेशियो पाया जाता है, जो कि 879, यह है आपका आउट ऑफ 1000 मेल्स में। और यूनियन टेरिटरीज का बात करें तो सबसे अच्छा हाईएस्ट सेक्स रेशियो है आपका दमन एंड दीव में। वही जगह पर पुडुचेरी, जो कि सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, 1087 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स में। वही जगह पे दमन एंड दीव में सबसे लोएस्ट है, जो कि 618 केवल है। अब इसके बाद सेकेंड टॉपिक आता है हमारा एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारे पॉपुलेशन में कितने एज ग्रुप के पीपल, किस एज ग्रुप के आदमी कितने हैं आप। जिस तरीक़ा से अगर हम लोग बात करें तो चाइल्ड हो गया, एडल्ट हो गया, जिसको हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन भी कहते हैं। उसके बाद फिर एज्ड हो गए, जो कि डिपेंडेंट में आते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंट्री में अगर एडल्ट या फिर वर्किंग पॉपुलेशन का नंबर ज़्यादा अगर है तो इट मे बी ए गुड सोर्स ऑफ रिसोर्स फॉर द रेस्पेक्टिव कंट्री। लेकिन वही जगह पे अगर कंट्री में चाइल्ड या फिर डिपेंडेंट जो कि एबव 60 ईयर्स के हैं, अगर वो सब अगर हैं, देन देयर इज a little bit devotion have to given for medical care, for life care or for other basic necessity। तो एज स्ट्रक्चर का बात करें तो एज स्ट्रक्चर को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा। चिल्ड्रेन जो कि 0 से आपका 14 ईयर्स तक के हैं, जो कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाता है। उसके बाद फिर 15 to 18 और 12 to आपका 17 टीनेजर ग्रुप में आते हैं, ये भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन में ही है। 18 to 60 जो कि वर्किंग पॉपुलेशन कहलाता है और एडल्ट। उसके बाद एबव 60 ईयर्स ये कहलाता है डिपेंडेंट। तो 0 to 14 और आपका एबव 60 दोनों ही आपका डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। और इस 0 to 14 में या फिर एबव 60 अगर पॉपुलेशन ज़्यादा अगर है तो गवर्नमेंट नीड एक्स्ट्रा डिवोशन फॉर देयर वेलफेयर, फॉर देयर केयर, फॉर देयर सपोर्ट। वही जगह पे अगर वर्किंग पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हैं तो इट मे बी ए गुड साइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और ऑफ द इकोनॉमी। उसके बाद अगर बात करें हम लोग लिटरेसी लेवल, तो लिटरेसी का मतलब होता है एबल टू रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज। It means if any people who are able to read and write in any language, that is called literate people. For the development of the country or for the better use of the available resources of the country, its population must be literate so that population can use it the available resources in a judicious manner। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी कंट्री का अगर लिटरेसी लेवल अगर काफ़ी बेटर अगर है, इट मीन्स अगर काफ़ी अगर ज़्यादातर अगर इंसान, ज़्यादातर पॉपुलेशन अगर पढ़े लिखे हैं, तो वो क्या करते हैं अपने स्किल से, अपने नॉलेज से जो भी उनके पास रिसोर्स पाया जाता है, उस रिसोर्स का वो सब बहुत ही अच्छा तरीका से इस्तेमाल करते हैं। जैसा हम लोगों ने देखा जापान, कल हम लोगों ने अपने देखा कि 6 और 9 अगस्त 1945 में सबसे पहले हिरोशिमा में अमेरिका ने एटम बम गिराया। उसके बाद फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया। तो उसके बावजूद भी, और यहाँ तक कि जापान के पास अपना कोई रिसोर्स भी नहीं है, वो जो भी रिसोर्स है उसके पास वो दूसरे कंट्री से प्रोक्यूर करता है, लेता है, लेकिन फिर भी वह एक डेवलप नेशन में है, उनका इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? बस सिंपल सी बात है, क्योंकि उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट ह्यूमन के ऊपर किया। ह्यूमन इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है कि ह्यूमन के एडुकेशन में
उनके हेल्थ केयर में, उनके स्किल में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। वही कारण से वहाँ के आदमी जो भी रिसोर्सेस हैं उनके काफ़ी अच्छा तरीक़ा से इस्तेमाल करते हैं और कंट्री का ओवरऑल जीडीपी बढ़ाते हैं। तो लिटरेसी लेवल अगर हम लोग बात करें इंडिया का, तो 52.21 से ये 65.38% हुआ ड्यूरिंग 1991 टू 2001। तो कहने का मतलब है 1991 में इंडिया का लिटरेसी लेवल 52.21% था, वही 52.21% 2001 में हुआ 65.38%, एंड according to 2011 census our literacy rate is 74.04%. that is also a good sign that shows the increasing graph। तो दिख रहा है कि इंडिया में लिटरेट पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं 52 से फिर 65, 65 से 74, एंड नो डाउट इन द 2021 सेंसस इट क्रॉस 85%। that is a very good hope or sign for our overall development of the country। जिस 74.04% में मेल आपका एनरोलमेंट है 82.19% और फीमेल है आपका 65.46%। तो ये एज, सेक्स, लिटरेसी, यह तीनों देखने के बाद अब हमें जज करना है कि क्या किसी भी देश के पॉपुलेशन एसेट या फिर लायबिलिटी है। जैसा हम लोगों ने कल देखा, एसेट का मतलब होता है बहुत ही कीमती चीज़, लायबिलिटी का मतलब होता है एक कर्ज, एक बोझ। तो क्या यह तीनों जो हम लोगों ने देखे कि लिटरेसी लेवल अगर किसी भी कंट्री का अगर बेटर हो, एज स्ट्रक्चर अगर आपका वर्किंग पॉपुलेशन में हो, और साथ ही साथ अगर आपका सेक्स कंपोजिशन अगर फेवरेबल अगर हो, तो क्या पॉपुलेशन एसेट होगा या फिर लायबिलिटी? डेफिनेटली एसेट होंगे, लेकिन हमें उसे प्रॉपरली इस्तेमाल करना है, नेगेटिवली नहीं थिंकिंग करना है। जैसा हम लोगों ने सबसे पहले देखें कि पहले माना जाता था कि हाई पॉपुलेशन को एक लायबिलिटी माने जाते थे, यहाँ तक कि डेवलपिंग कंट्री अपने हर प्रॉब्लम को एक लायबिलिटी के रूप में देखते थे। लेकिन वही जगह पे अगर हम बात करें डेवलप नेशन का, तो वो अपने जो भी रिसोर्स उसको, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर नेचुरल रिसोर्स हो, इन सब को एक अच्छा तरीक़ा से इस्तेमाल करके वो अपने कंट्री को डेवलप करते। और डेवलप नेशन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग कहाँ करते? तो ह्यूमन रिसोर्स में, उनके एजुकेशन में, उनके स्किल में, उनके हेल्थ में। इंडिया का अगर हम लोग बात करते हैं तो 35% इलिटरेट है। गवर्नमेंट ने तो कई सारे स्टेप्स लिए, लेकिन वह स्टेप्स भी अभी उस हद तक नहीं हो पाया जितना बेटर होना चाहिए। और यही कारण से आज भी बहुत सारे समाज में, बहुत सारे देशों में पॉपुलेशन को एक लायबिलिटी के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में किया जाए, हेल्थ केयर में किया जाए, स्किल में किया जाए, तो यही हमारा लायबिलिटी एक एसेट के रूप में उभरेगा। तो हम लोग इस तीनों पॉइंट को देखने के बाद कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इज डेफिनेटली ए एसेट, बट व्हेन वी इन्वेस्ट दिस ह्यूमन पॉपुलेशन in healthcare, in education and in skill, and make them overall use of their available resources in a judicious manner। तो अब इंडिया का अगर हम लोग पोजीशन अगर देखें, तो इंडिया का पोजीशन में, जैसे कि कहने का मतलब है साइंटिस्ट कितने हैं, इंजीनियरिंग कितने हैं, 17.5% तो कंट्रीब्यूट करता है यह वर्ल्ड का पॉपुलेशन में। इसमें कितने पॉपुलेशन एक एसेट के रूप में आ रहा है। जैसे इंडिया में कई सारा नंबर में साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स हैं, जो कि अपने स्किल के रूप से इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए दिन रात काम करते हैं। वही जगह पर लार्जेस्ट प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, यानी कि इंडिया का जो वर्किंग
ग्रुप है पीपल का वह भी काफ़ी ज़्यादा है, और वह वर्किंग ग्रुप ऑफ पीपल अपने वर्क फोर्स के दम पर आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर रिसोर्स में। साथ ही साथ इंडिया वुड फुलफिल द नीड्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड विथ स्किल एंड टेक्निकल मैन पावर। जैसे यह एक आशा भी किया जाता है कि इंडिया आने वाले समय में बहुत सारे डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के जो आवश्यकता जो है, जो नीड्स है, उसको भी फुलफिल कर सकता है अपने मैन पावर के दम पर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल सकाल और विलास का कहानी सुना, जिसमें दिखाया गया कि सकाल कैसे एडुकेटेड होकर के अपना इनकम को बढ़ाएं, वही जगह पे विलास एक अपने ट्रेडिशनल जॉब को करके उनका इनकम नहीं बढ़ पाया। वो केवल अपने उसी जगह पे रहे जहाँ पर उनके मम्मी जो हो गया थी, जहाँ पर उनका इनकम होता था, उसी जगह पे थम गया। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं फिर से कि पीपल्स ग्रोथ और कंट्रीज ग्रोथ पॉसिबल ओनली when country invest population on education, training and health care। अब इस सब जानने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। अब जैसा कि टर्म आप देख रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है वह सब एक्टिविटी जो हम इनकम अर्न करने के लिए करते हैं। इकोनॉमिक आप समझिए इनकम से, यानी कि द एक्टिविटीज दैट वी डू फॉर अर्निंग इनकम इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन माइट बी फॉर 1 marks there must be a question arises, what do you mean by economic activities? Remembered? The activities, whatever the activities, it may be of a barber, it may be of a cobbler, it may be of a fisherman, it may be of a salesman, it may be a doctor, it may be a teacher, it may be a scientist. Whatever the activities that a person do to earn income, but remembered, it should not be illegal. Legally activities are considered as economic activities. But if a thief theft people, it doesn't consider economic activities because it is illegal. It is hampered the growth of the country. All the illegal activities that people do for earning their income or for surviving their life is called economic activities. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी है। तो उससे पहले जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक्टिविटीज़ को भी 2 भागों में बांटा गया है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। जैसे इकोनॉमिक कहा गया तो वो सब सारा एक्टिविटी जो इनकम अर्न करने के लिए कमा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये आपका एक फ्लो चार्ट के जरिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया ह्यूमन एक्टिविटीज़, 2 भागों में बांटा हमने, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ह्यूमन कहलाया डन फॉर मनी, यानी कि एक्टिविटीज़ दैट वी डू फॉर अर्निंग मनी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया दैट इज डन फॉर प्लेजर, आउट फॉर लवर कंपेशन। तो कहने का मतलब है वो सब एक्टिविटी जो हम अपने संतुष्टि के लिए करते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं कि अगर हम कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो घूमने का मतलब है कि वह हमारा इनकम अर्न करने का नहीं। अगर हम कोई भी एक्टिविटी, जैसे कि अपना दान कर रहे हैं, किसी को अगर हम खिला रहे हैं, किसी को अगर हम कुछ अगर दे रहे हैं, यह लालच से नहीं कि उससे हमें कुछ मिलेगा, तो वह नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएगा। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को 2 भागों में बांटा जाता है, जो कि प्रोडक्शन है एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन, पीपल हु एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स,
ताकि उसे अपना पर मंथ इनकम मिलेगा, सैलरी मिलेगा। कंजम्पशन, तो कंजम्पशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, क्योंकि इसी के जरिए एक आदमी जो सामान बना रहा है तो उस सामान को खरीदने वाला भी तो चाहिए, तो यही वजह से वो भी तो दे रहा है, तो फॉर पेइंग दे रहा है। फिर प्रोडक्शन को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में। स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं प्राइमरी, इसको हम कल डिटेल में बात करेंगे। तो प्राइमरी का मतलब होता है बेसिक, यानी कि वह इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम नेचर से डायरेक्टली लेते हैं, बिना उसे डिस्टर्ब किए हुए, बिना उसे मॉडिफाई किए हुए, जैसे एग्रीकल्चर, फिर डेयरी हो गया, फिशिंग हो गया, ये सब आता है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसको हम एग्रीकल्चरल और रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि जब कहीं भी अगर हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ को अगर मशीन की मदद से कुछ नए चीज़ों में बदलते हैं, जैसे और आपने एग्रीकल्चर से राइस लिए, वह पेडी को आपने फ्लोर में बदल दिया मशीन की मदद से, तो वह फ्लोर कहलाएगा सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इस सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नेचर से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं बल्कि उसे प्रोसेसिंग करके फिर कंज्यूम करते हैं। अब आता है बारी टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। तो स्टूडेंट्स, टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम कोई सामान को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी को कैसे डेवलप करें इसके लिए काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस हो गया, ये सब कहलाता है टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। अब जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में जो बांटा गया था, तो हमने इन्हीं दोनों को यहाँ पर लिख दिया है, यानी कि प्रोडक्शन हो गया प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंज्यूमर्स, और कंजम्पशन हो गया यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। होप आप ये एक्टिविटीज़ को समझ गए होंगे। तो आने वाले वीडियो में, जबकि कल हम फिर से करेंगे, नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वुमेन इन लेबर फोर्स के बारे में। थैंक यू।